अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। सोशल मीडिया पर मुल्की मीडिया में अगर कोई वाकया ज़ेरे बहस है तो वो पंजाब पुलिस की हिरासत में मुलजिम सलाहुद्दीन की मौत का वाकया है, जिसके बाद हर जगह इस वाकये की बात होती रही। पंजाब पुलिस पर तनकीद होती रही, वज़ीर आला पंजाब की खामोशी पर तनकीद होती रही। अब से कुछ देर पहले खबर आई है वज़ीर आला पंजाब ने फाइनली इस वाक़े का नोटिस लेते हुए इसकी जुडिशल इंक्वायरी, जो कि वालिदैन का मुतालबा था, वो पुलिस की इंक्वायरी पर यकीन नहीं कर रहे थे, उसका हुक्म दे दिया है। साथ ही वालिदैन का मुतालबा था कि यह हाई कोर्ट के लेवल पर होनी चाहिए। इस बात का भी ऐलान कर दिया गया है कि लाहौर हाई कोर्ट को लिखा जाएगा और वहीं से जज की सरबराही में, लाहौर हाई कोर्ट के जज की सरबराही में इस मामले की जुडिशल इंक्वायरी होगी। कई सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक सामने नहीं आए। एक बार फिर से पंजाब पुलिस की कारकर्दगी खबरों में है। पुलिस रिफॉर्म्स की बातें हो रही हैं, पंजाब पुलिस पर दबाव बढ़ रहा है और सूरत हाल ये है कि मुलजिम सलाहुद्दीन के अहले खाना सख्त अजियत से गुजर रहे हैं। सलाहुद्दीन की वालदा बेटे की मौत की खबर सुनकर सख्त सदमे में है। तबीयत खराब होने की वजह से आज उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जब मकतूल के घर वालों को, उनके वालिद को हम शो में बुलाना चाह रहे थे, आज उनके भाई से हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि वो शदीद सदमे में हैं और मैं और मेरे वालिद इस वक्त मेरी वालदा को लेकर अस्पताल जा रहे हैं, लाहौर जा रहे हैं। मकतूल के घर वालों का कहना है कि उन्हें रहीम यार खान पुलिस पर एतमाद नहीं है। उन्होंने ये मुतालबा किया कि सलाहुद्दीन के कत्ल का केस लाहौर में चलाया जाए, जो कि अब कबूल हो गया है। गुज़िश्ता रोज़ सलाहुद्दीन के वालिद ने भी पुलिस पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਰਿਪੋर्ट ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਮੁਤਮਿਨ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਮੁਤਮਿਨ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂ ਤੀਕਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਾਪੀ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰਿਪੋर्ट ਜੇ ਦੇਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਰਿਪੋर्ट ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਨਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਸਲ ਖੁਦ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਜ਼ਹੀਰੁद्दीन ਬਾਬਰ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ को ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਮੁਕਰਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। रहीम यार खान की बजाय लाहौर मेरी तफ्तीश होनी चाहिए। वाक़े के 5 दिन के बाद वज़ीर आला पंजाब ने तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का हुक्म दे दिया है और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को दरख्वास्त भेज दी गई है। पंजाब हुकूमत के तर्जुमान के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट के फाजिल जज मामले की इंक्वायरी करेंगे। साथ ही इस वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी भी हो रही है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जबील अहमद चौधरी ने आज जुडिशल इंक्वायरी मुकर्रर कर दी है। सीनियर सिविल जज शेख फयाज हुसैन को इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर किया है। सलाहुद्दीन केस की समाअत 7 सितंबर को होगी। मकतूल सलाहुद्दीन के वालिद मोहम्मद अफजल की भी जुडिशल इंक्वायरी का हिस्सा बनने के लिए उन्हें नोटिस भिजवाया गया है। सलाहुद्दीन की पोस्टमार्टम के हवाले से शेख जैद अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के तर्जुमान ने आज एक प्रेस रिलीज जारी की, जिसके मुताबिक सोशल मीडिया पर यह बातें फैलाई जा रही हैं कि अस्पताल के मेडिकल बोर्ड ने रिपोर्ट में लिखा है कि सलाहुद्दीन की मौत तशद्दुद से नहीं हुई। मेडिकल बोर्ड ने तो अपनी कोई राय दी ही नहीं है। 1 माह तक फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट आ जाएगी, जिसमें हर चीज़ वाज़ेह हो जाएगी कि सलाहुद्दीन की मौत की असल वजह क्या हो सकती है। प्रेस रिलीज के मुताबिक मेडिकल बोर्ड को जिस्म के किसी हिस्से पर अगर शक गुजरा कि उस पर कोई तशद्दुद हुआ है तो उसका सैंपल फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री को भिजवाया गया है। इसलिए मेडिकल बोर्ड ने अभी तक अपनी तरफ से कोई राय नहीं दी कि मौत की वजह क्या हो सकती है। तो जो खबरें चल रही थी ज़राए के तहत कि पुलिस का कहना है, पुलिस ज़राए का कहना है कि अस्पताल ने यह कह दिया कि तशद्दुद की वजह से नहीं हुई है मौत और हमने इसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बुनियाद पर हम ये कह रहे हैं, ऐसा दुरुस्त नहीं है। अस्पताल ने इस बात को वाज़ेह किया है। सेनेट की कमेटी बराए इंसानी हुकूक ने इस वाक़े का नोटिस ले लिया है। कमेटी के सरबराह मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने IG पंजाब और DPO रहीम यार खान को 12 सितंबर को कायमा कमेटी के इजलास में तलब कर लिया है और कहा है कि वो मामले की तहकीकात से आगाह करें। इसके अलावा चेयरमैन कायमा कमेटी ने वज़ारत इंसानी हुकूक से भी पुलिस तशद्दुद के मामले की रिपोर्ट तलब कर ली है। पुलिस इस वाक़े की तहकीकात कर रही है, मगर अब तक जो तफसीलात सामने आई हैं उसके बाद पुलिस की कारकर्दगी पर सवालात उठ रहे हैं। इस हवाले से हम बात करेंगे। RPO भावलपुर इमरान महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान महमूद साहब, बहुत शुक्रिया। साहब, केस आगे बढ़ रहा है। आज अस्पताल की तरफ से भी कहा गया कि फॉरेंसिक रिपोर्ट आएगी, वो आने में टाइम लगेगा। ये जो खबरें चलाई जा रही हैं ज़राए के तहत, ये दुरुस्त नहीं है। अस्पताल ने नहीं कहा कि उसके ऊपर टॉर्चर नहीं हुआ था। आपकी अपनी तहकीकात बतौर RPO वो क्या कहती हैं इस वक्त, जो आपने अभी तक तहकीकात कराई?
देखिए शाहजेब साहब, अभी तक जो है तहकीकात का जहाँ तक इशू है, तो तहकीकात का जो ताल्लुक है तो वो तो इस वक्त तक, क्योंकि FIR दर्ज हो चुकी हुई है, इंक्वायरी इस वक्त कंडक्ट की जा रही है। जितने भी जो थे इसमें मुलव्वस थे अफसरान, पुलिस अफसरान, उनको मुअत्तल किया जा चुका हुआ है। लेकिन क्योंकि पोस्टमार्टम अभी हुआ है और उसकी हतमी राय अभी तक नहीं आई कॉज ऑफ डेथ की, और वो क्योंकि फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री की जब तक फाइनल रिपोर्ट नहीं आएगी उस वक्त तक वो नहीं आएगी, तो अभी तक मामला जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तो कोई हतमी राय देना इस स्टेज के ऊपर मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा जी। मतलब मगर मैं ये जानना चाह रहा हूं कि एक जब इंक्वायरी आपने अभी तक जो की है उसमें कम से कम इस बात का तयन हो गया कि एक मुलजिम गिरफ्तार हुआ, उसके हाथ पर एड्रेस लिखा हुआ था, फोन नंबर लिखा हुआ था, तो इसे पकड़कर क्या पुलिस ने पहले उस फोन पर राब्ता किया, उस फैमिली से राब्ता किया, या सिर्फ और सिर्फ मुलजिम से ही सवाल जवाब करते रहे, उसके मरने की हद तक राब्ता किया, उसके बाद राब्ता किया? क्योंकि उसके वालिदैन कह रहे हैं हमसे कोई राब्ता नहीं किया, उसके हाथ पर नंबर लिखा हुआ था, तो आपकी तहकीकात कहती है राब्ता किया था नहीं किया था? जी यही चीजें हैं, इसकी इंक्वायरी जो है वो आज भी जो है वो पूरा बोर्ड जो है वो कर रहा है कि अगर राब्ता किया गया था तो किससे किया गया, और अगर नहीं किया गया तो क्यों नहीं किया गया। लेकिन अभी इंक्वायरी चल रही है और इसकी इंक्वायरी कंप्लीट होने के बाद ही जो है वो इस सवाल का स्पेसिफिक जवाब मिल पाएगा जी। ये तो बड़े बुनियादी सवाल है ना, और पुलिस के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है और सवाल उठ रहा है, तो ज़ाती तौर पर उन पुलिस वालों ने जिनसे तहकीकात हो रही है ये अभी तक नहीं बताया या नहीं पूछा गया कि सलाउद्दीन को गिरफ्तार करके क्या देखा गया वो जहनी तौर पर दुरुस्त है या नहीं, उसका किसी डॉक्टर से चेकअप कराया गया, उसके हाथ पर नंबर लिखा हुआ तो पूछा गया कि क्यों लिखा हुआ है, उस नंबर पर कॉन्टैक्ट किया गया, घर वालों को बताया गया, क्योंकि घर वाले अदरवाइज क्लेम कर रहे हैं, तो ये तो बड़ी बुनियादी तहकीकात है। जी मैंने जैसे आपसे गुजारिश की है कि IG साहब ने लाहौर से जो है वो हमारी इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो जो है उसके ऑफिसर्स जो है वो आए हुए हैं, वो इस मामले की जो है वो तहकीकात जो है वो कर रहे हैं। तो मैं हतमी राय जो है इस बारे में इस वक्त तो इंक्वायरी के बारे में मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा। हाँ अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में कुछ अल्फाज या अपना व्यू पॉइंट जो देना चाहूंगा, अगर आप उसके बारे में इंटरेस्टेड हो तो। सर बिल्कुल उस बारे में भी बता दीजिए, मगर पुलिस राय से ये बात चलती रही है कि उस पर तशद्दुद नहीं हुआ था, हार्ट अटैक हुआ था, अस्पताल की रिपोर्ट ये कहती है, हालांकि अस्पताल की तरफ से कहा गया है कि अभी तक हमने ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं दी है, मीडिया पर पुलिस राय से बात चलती रही। देखिए जी, पुलिस हम लोग पुलिस ऑफिसर्स हैं, वी आर नॉट टेक्निकल पर्सन, हम मेडिकल ऑफिसर्स भी नहीं है, तो ये चीज कहना कि उसकी हार्ट अटैक से डेथ हुई है ये गालिब उस वक्त गुमान था, लेकिन ये चीज हतमी तो अभी तक डॉक्टर्स भी नहीं कह सकते। हाँ ये चीज जरूर है कि जब उसका मुशाहिदा किया गया तो उस वक्त उसकी बॉडी के ऊपर क्या निशानात थे या सो कॉल्ड इंजरीज थी, और जब उसका 3 दिन के बाद गुस्ल दिया गया और पोस्टमार्टम शुदा बॉडी को गुस्ल दिया गया तो उस वक्त वो इंजरीज या वो इंसिजन जो कि उस पोस्टमार्टम की वजह से आई थी उनको अगर हम बना के कि जी ये तशद्दुद हुआ है, और कुछ लोगों ने इस चीज का जो है वो आदा किया कि जी साबित हो गया है कि तशद्दुद हुआ है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, जबकि ऐसी कोई चीज कहीं पे भी मेंशन नहीं की गई इवन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी। मगर ये आपने पता कराया कि ये तफ्तीश के दौरान जो वीडियो बनाई जा रही है, कौन वीडियो बना रहा था, उससे तहकीकात की? एक वीडियो सामने आई जिसमें वो कह रहा था कि मैं आप लोगों से एक बात पूछूं, मारोगे तो नहीं, कि आपने मारना कहाँ से सीखा है। एक और वीडियो जिसमें उसका पीछे से हाथ मरोड़ा जा रहा है और वो चिल्ला रहा है, तो ये सब कुछ कौन कर रहा था और जिसने किया उससे सवाल किया? वो अगर आप कहते हैं तो मैं आपके साथ जो है वो वीडियो जो रॉ फॉर्म है उसकी वो भी शेयर कर सकता हूँ। वो एक्चुअली उस वक्त हमारे पास 2 मीडिया हाउसेस के जो थे, जो कि लीडिंग मीडिया हाउसेस हैं, उनके वो जर्नलिस्ट आए थे और उन्होंने जो है वो उसको वहाँ पे उस वक्त उसका इंटरव्यू करने की जो है वो कोशिश वो कर रहे थे। तो बाद में वो माइक जो है वो उसको थोड़ा सा जूम अप करके वो माइक जो है जिसके ऊपर लोगो था वो खत्म कर दिया गया था और ये वीडियो जो उस तरीके से आई थी। तो इसने उनके ऊपर जो है वो उस वक्त अटैक किया था और उनमें से एक जर्नलिस्ट के बाजू के ऊपर काटा भी था, इस वजह से उसको पीछे पकड़ा हुआ था। लेकिन खानदार साहब आप खुद बताएं जरा, इस तरीके से वीडियो बन रही हो और हमने जो है प्रेजेंट उसको खुद भी किया हो मीडिया के सामने, और 3 घंटे बाद उस बंदे को हम टॉर्चर करके उसकी डेथ कर देंगे जबकि मीडिया के सामने खुद प्रेजेंट किया हो, इट डजंट मेक एनी सेंस, इट डजंट ऐड अप एक्चुअली। ये जो आपने आखिर में बात की है ना, इसमें मसला ये है कि आप फिर इम्प्लाई कर रहे हैं कि ये सेंस नहीं बन रहा कि ये इस तरीके से हुआ हो, उस तरीके से हुआ हो। इससे पता चल रहा है कि आपने अपना माइंड मेकअप किया हुआ है कि वो टॉर्चर से नहीं मरा। आप किसी ना किसी लेवल पर खुद इस कंक्लूजन पर पहुंचे हुए हैं कि वो टॉर्चर से नहीं मरा है, जबकि अपने सबऑर्डिनेट के हवाले से तहकीकात का भी कह रहे हैं। जी नहीं, मैं किसी भी आई एम कीपिंग माई
जो माइंड है दैट इज टोटली ओपन एंड दैट इज गोइंग टू बी ओपन जब तक कि हमारे पास हतमी राय जो है, जब तक कॉज ऑफ डेथ जो है वो हतमी नहीं आ जाएगी। लेकिन टॉर्चर का जो भी फैसला करना है वो डॉक्टर्स ने करना है और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ने करना है, जिनके पास नमूने गए हुए हैं। अभी क्योंकि फाइनल कॉज ऑफ डेथ डॉक्टर्स ने नहीं दी, तो मैं इस चीज के ऊपर बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि उसके ऊपर टॉर्चर हुआ है या नहीं हुआ। लेकिन मैं आपसे इस चीज का वादा एक दफा फिर जो है वो जरूर करूंगा और आपके तवज्जुह से पूरी कौम से करूंगा कि अगर ये साबित होता है कि उसका टॉर्चर हुआ है और उसमें किसी भी लेवल का कोई भी पुलिस ऑफिसर जो है वो इन्वॉल्व हुआ, तो उसको करार बाकी सजा जरूर मिलेगी। दुरुस्त है, अच्छी बात है कि अगर आप ये कह रहे हैं, मगर आपने कहा कि 2 मीडिया वाले लोग थे, वो थाने में थे, फिर उनको काटा, तो उसकी वजह से अगर वो आ गए थे और पुलिस ने उनको आने भी दिया, तो ये सवाल भी वो मीडिया वालों से ही कर रहा था कि मैं आपसे एक सवाल पूछूं, मारोगे तो नहीं, फिर सवाल पूछा कि आपने मारना कहाँ से सीखा, ये मीडिया वालों से पूछ रहा था? नहीं, वो एक डिफरेंट वीडियो थी। मैं तो उस वीडियो का जिक्र कर रहा हूँ जिसमें पीछे से हाथ पकड़े हुए थे, उसको रिस्ट्रेन किया हुआ था। मतलब तो जब कॉमन सेंस की बात करें, इम्प्लाई करने की, एक बंदा ये कह रहा है कि एक बात पूछूं, मारोगे तो नहीं, ये मारना कहाँ से सीखा है, ये इस बात की को वाजे नहीं कर रहा कि उसे मारा जा रहा था। देखिए, आप माशाल्लाह एक लीडिंग जो हैं वो जर्नलिस्ट हैं और लीडिंग जो हैं वो ऑब्वियसली एंकर पर्सन भी हैं, तो मैंने भी थोड़ा सा जर्नलिज्म जो है पढ़ा हुआ है, तो उसकी राय से मैं तो आपके सामने जो है वो हल्का सा एक आइडिया दे सकता हूँ कि ये कार्ड स्टैकिंग भी एक चीज होती है। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हम किसी को लेते हैं, तो वो तो सवाल उससे पूछा गया था कि तुमने ये चीज कहाँ से सीखी, तो वो उसके जवाब में उसने ये जो है कहा था कि मैं भी आप लोगों से सवाल पूछूंगा, मुझे मारोगे तो नहीं। उसने कहा जी नहीं मारेंगे। तो फिर उसने कहा अच्छा जी ये बताएं कि आपने मारना कहाँ से सीखा। वो सवाल दर सवाल था, वो सवाल तो उससे इंटरोगेशन का सवाल उस वक्त हुआ था, जो कि मेरे ख्याल में आई विश कि सलाहुद्दीन साहब आज जिंदा होते तो इस सवाल को हम बड़े बेहतर तरीके से आंसर कर सकते थे, लेकिन इस वक्त हमारे पास कोई ऐसा वो नहीं है कि जिससे हम इसकी तह तक पहुंच सकें। एक और चीज़ से इसकी तह तक पहुंचा जा सकता था। एक शख्स है जो काट रहा है, एक शख्स है जिसके हाथ पर नाम लिखा हुआ है, नंबर लिखा हुआ है, एड्रेस लिखा हुआ है, तो उसी वक्त अगर पुलिस ये देखकर उस नंबर पर कॉल कर लेती, उस एड्रेस पर रब्ता कर लेती, उसके वालिद साहब कह रहे हैं हमसे नहीं किया गया, तो भी तह तक पहुंचा जा सकता था। जी शायद सर, मैं वही तो आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि इस वक्त इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो जो कि हमारा है आईजी ऑफिस से, वो इस चीज की तहकीकात कर रहे हैं और वो हतमी राय उसके बाद दी जा सके जी, बिकॉज इंक्वायरी मैं नहीं कर रहा, जिसका जवाब मेरे पास मादरत के साथ नहीं है। साहब ज़ाहिर है अब आप एक जिम्मेदार अफसर के तौर पर आ रहे हैं, मीडिया पर बात भी कर रहे हैं, मगर उसकी फैमिली के ऊपर बहुत बुरी गुजरी है। पुलिस ने राब्ता नहीं किया, पुलिस ने कोई बात तक नहीं की। इस वक्त उसकी वालदा भी अस्पताल गई हुई हैं, वालिद और भाई अस्पताल लेकर उन्हें गए हुए हैं। हमारा आज सारा दिन उनसे राब्ता रहा, तो कोई एतमाद नजर आता, कोई बात होती, कुछ राब्ता तक नहीं किया गया उनसे। ऑब्वियसली उनसे राब्ते का जहां तक ये तल्लक, इस स्पेसिफिक सवाल का जवाब मैं देने की पोजीशन में नहीं हूं, बिकॉज वो इंक्वायरी जो है हो रही है और मैं उसके बारे में आपको कोई हतमी राय नहीं दे सकता कि उनके पेरेंट्स से किस वक्त राब्ता किया गया और किसने किया था। वो तो ये क्लेम करते हैं ना जी कि उनको सिर्फ जो है टीवी से जो है वो पता चला था, मीडिया से पता चला था, तो उस वक्त जो है वो तशरीफ लेकर आए थे। लेकिन क्योंकि वो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी वाले कर रहे हैं, तो मैं किसी किस्म की राय इसके देने में जो है वो नहीं, वो भी तहकीकात जारी है। मसला है ना कि एक तो वो मारा गया, फिर उनके मारे जाने के बाद भी वालिदैन को भरोसा नहीं है पुलिस पर, वालदा की तबीयत ख़राब हो गई है, शैटर्ड हो गई है फैमिली। इस वक्त नज़र आ रहा है कि किस डिप्रेशन में वो हैं। जब उनसे बात भी कर रहे हैं, राब्ता भी कर रहे हैं, तो नज़र आ रहा है अब तक भी कोई राब्ता नहीं हुआ है ताकि उनको एतमाद दिए, पुलिस कम से कम एतमाद दे। नहीं, अगर जो आप पोस्ट इंसिडेंट की बात कर रहे हैं तो हमारा उनके साथ बिल्कुल राब्ता है और इसकी चीज का उनके साथ बड़ी दफा आदा किया गया है कि जी आपको हर लिहाज से जो है ना वो इंसाफ मिलेगा। और इस चीज का मैं आपके तवज्जुह से एक दफा फिर इस चीज का अदा करता हूँ कि इंसाफ मिलेगा इंशाल्लाह ताला, चाहे वो किसी भी तरफ हो। अगर कोई इन्वॉल्व होगा तो डेफिनेटली वो अपने कैफे करदार तक पहुंचेगा। और ये उनके वालिद साहब को और उनके साथ जितने भी लोग आए थे उनको बार बार इस चीज का अदा किया गया था। ऑब्वियसली उनका लॉस हुआ है, उनका ट्रस्ट डेफिसिट है इस वक्त जो है वो रोहिंग्या खान पुलिस के ऊपर। और वो ये शायद मुझे ये भी सुनने में आया था कि डिमांड है शायद लाहौर से जो है इंक्वायरी करवाना चाहते हैं। वी आर कंप्लीटली ओपन फॉर एनी काइंड ऑफ इंक्वायरी। इसीलिए हमने सेशन जज साहब को भी जो है जुडिशियल इंक्वायरी का लिखकर भिजवाया हुआ है। और इसके अलावा भी कोई भी किसी तरह की इंक्वायरी, इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो वाले अपनी इंक्वायरी कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट इंक्वायरीज जो है वो होल्ड हो रही हैं। और
हमारी कोशिश यही है कि हम इसकी तह तक पहुंचें और इसका जो भी जिम्मेदार होगा उसको उसकी करारदादी सजा दी जाए। और हमने उनकी फैमिली को भी इस चीज़ का जो है ना वो ट्रस्ट देने का और कॉन्फिडेंस देने की बहुत कोशिश की है जी। दोस्त है वो थाने के अंदर एसएचओ का दफ्तर, हवालात पर मॉनिटरिंग के लिए कैमरे की बात होती है ना कि पंजाब में वो लगा दिए गए हैं, तो क्या वो मौजूद नहीं थे जिससे ये पता चल सके कि ये हुआ क्या है, जिससे आप कम से कम इस नतीजे पर पहुंच सकें फौरी तौर पर वो फुटेज देखकर कि थाने के अंदर से कैमरों का रिजल्ट देखकर कि इसको मारा गया नहीं मारा गया, कहाँ से कहाँ ले जाया गया, जिस वक्त ले जाया गया अस्पताल मुंतकिल किया गया तो उस वक्त क्या हालत थी, ये सब चीज़ें बहुत जल्द तहकीक नहीं हो सकती? जी वो भी इंक्वायरी का हिस्सा है और इंक्वायरी वाले उसको भी देख रहे हैं। ऑब्वियसली हमारे जो है लॉकअप हैं उसमें कैमरास लगे हुए थे और उनमें से कुछ जो है वो वीडियोस जो है वो लीक भी हुई हैं जिसमें वो लॉकअप में बैठा हुआ भी है। फिर एक जगह पे जो है उन्होंने एक दूसरे जो इनमेट के ऊपर जो अटैक करने की कोशिश की, बाकी इनमेट्स ने उनको रोका। फिर एक जगह पे उन्होंने अपने जो है वो कुछ कपड़े वगैरह भी उतार दिए। बट एनी हाउ वो चीज़ें जो है ऑब्वियसली इससे पहले भी मीडिया के ऊपर शेयर हो चुकी हुई हैं जी, और वो भी इस इंक्वायरी का हिस्सा है। वो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो वाले उसको देख रहे हैं। मतलब कोई 5 दिन हो गए हैं इस वाक़े को। 5 दिन में जो बहुत ही बुनियादी सवालात हैं कि वालदैन को कॉल की थी या नहीं की थी, वालदैन कह रहे नहीं की, हालांकि नंबर लिखा हुआ था, इसका जवाब नहीं है। मुख्तलिफ फुटेजेस थाने के अंदर की वो देखकर फौरी तौर पर कंक्लूजन पर पहुंचा जा सकता था और आवाम को बताया जा सकता था या उसके वालदैन को कि टॉर्चर हुआ या नहीं हुआ। मुख्तलिफ जो हवालात में वो था और दूसरी जगहों पर उसको कहाँ कहाँ मुंतकिल किया गया, आप किसी नतीजे पर पहुंच सकते थे। आप पर बतौर आरपीओ बड़ा प्रेशर है, मीडिया सवालात कर रहा है, 5 दिन हो गए, बुनियादी सवालों के जवाब नहीं है। देखिए सबसे पहले बात तो ये है कि ऑब्वियसली दिस इज माय एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्क्वायरली लाइज ऑन मी। अब क्योंकि जो है रहीम यार खान में ये वाकया हुआ तो इनिशियल इंक्वायरी जो है वो रहीम यार खान पुलिस ने की, नंबर 1। लेकिन अब फॉर द सेक ऑफ इम्पार्शियलिटी के कल को ये भी सवाल उठाया जा सकता है कि जी रहीम यार खान पुलिस तो खुद इन्वॉल्व थी, तो उन्होंने जो है वो अपने भाई बंधुओं की जो है वो की होगी। तो उसके बाद जो है वो आईजी साहब ने लाहौर से इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो वाले जो कि टोटली इंडिपेंडेंट लोग हैं उनकी ड्यूटी लगाई। आज सुबह से वो रहीम यार खान में है और अभी तक जो है इंक्वायरी जो है वो चल रही है। वो उनको जो है वो रिपोर्ट डायरेक्टली जो है वो आईजी साहब को करेंगे। तो ऑब्वियसली इसकी तह तक पहुंचा जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ इस चीज को भी इंश्योर किया जा रहा है कि इंक्वायरी टोटली इम्पार्शियल हो। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे आरपीओ रहीम यार। अब ये भी इतलात आ रही हैं कि डीपीओ रहीम यार खान को वज़ीर आला पंजाब ने ओहदे से हटा दिया है। जुडिशल इंक्वायरी जो मुतालबा कर रहे थे सलाउद्दीन के घर वाले, उसका भी हुक्म दे दिया गया है। आरपीओ साहब कम से कम जिम्मेदारी ले रहे हैं कि मैं जिम्मेदार हूँ, हक़ाइक़ रखे जाएंगे आवाम के सामने। सवाल यही है कि कुछ बुनियादी सवाल हैं, उनके जवाबात फौरी तौर पर आवाम के सामने रखे जा सकते हैं, हुकूमत के साथ शेयर किए जा सकते हैं। जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने 5 दिन लगाए इस वाक़े का नोटिस लेने में, मुसलसल तनकीद होती रही, पुलिस पर तनकीद होती रही, मगर अब फाइनली उनकी तरफ से एक्शन लिया गया है। बैरिस्टर हसन नियाज़ी हमारे साथ मौजूद हैं, वो इस मामले को मीडिया पर, सोशल मीडिया पर उठाते रहे हैं। हसन बहुत शुक्रिया। हसन आप फॉलो करते रहे इस मामले को, तनकीद करते रहे हैं। फाइनली पंजाब हुकूमत में वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस लिया है। लाहौर हाई कोर्ट के एक फाजिल जज को मामले की इंक्वायरी की दरख्वास्त की गई है कि वो इसको तैनात करें। आप फाइनली समझते हैं कि एक दुरुस्त सिमत में कदम है? जी बिल्कुल, मैं कहूँगा कि अच्छे चीफ मिनिस्टर साहब ने हमारी एक डिमांड बिल्कुल मानी है। हम वज़ीर आला का शुक्रगुजार हैं इस चीज़ का, लेकिन इसके साथ मैं कहता जाऊँगा फैमिली की कुछ और डिमांड्स हैं। हमें वो जो रात के 5 बजे इंक्वायरी हुई है जिसमें एक मेडिकल एमएस रहीम यार खान शेख जायद जो हैं, जो आईजी पंजाब का इस तरह बयान आ जाना अगले दिन के टॉर्चर नहीं हुआ, आरपीओ का कबल वक्त इस तरह बयान दे देना, मेरा ख्याल था वज़ीर आला साहब को इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए क्योंकि पूरे मुल्क की बदनामी हुई है इस वाक़े से। हाँ, और हम रिक्वेस्ट करेंगे कि फैमिली को की ऑप्शंस को सामने रखते हुए हमारे से भी पूछ लिया जाए कि जज कौन सा चुना जाए, क्योंकि हाई कोर्ट में इस तरह 40-50 जजेस इस टाइम मौजूद। मगर ये बताइएगा कि पुलिस के कंडक्ट पर ज़ाहिर सवाल उठ रहे थे, आप भी उठा रहे हैं, मगर अब आप समझते हैं कि फाइनली हाईएस्ट लेवल पर नोटिस लिया गया है, इंक्वायरी हो रही है, या अभी तक भी घर वाले या आप लोग जो इस केस को फॉलो भी कर रहे हैं, जो घर वालों से भी मिले हैं, आप मुतमईन नहीं हैं इस वक्त पुलिस के कंडक्ट के और तहकीकात के हवाले से? नहीं शाहजेब, फैमिली को जिस दिन से ये गुजरांवाला अपने गांव से निकले हैं
इनको एक तो खबर से पता चला इनके बेटे के साथ क्या बेटे की डेथ हो गई है। इन्होंने थ्रू आउट रास्ते में रहीम यार खान तक के सफर में मल्टीपल कॉल्स की, ये फोन नहीं उठाते, अगर उठाते थे और सलाउद्दीन का नाम लेते थे तो फोन रख दिया जाता था। आज के दिन तक पुलिस ने इनसे कम्युनिकेट किया ही नहीं है। इनकी फैमिली 6-7 घंटे बैठी रही है थाने में, जब एफआईआर 40 घंटे बाद, याद रखिएगा, कटी। मतलब आईजी साहब क्योंकि अपने ये पुलिस की क्रिमिनलिटी को छुपा रहे हैं, तो उन्होंने इस चीज को समझा ही नहीं सही कि वो फैमिली से पूछे थाने में हुआ क्या, डीपीओ का क्या रोल था, डीएसपी का क्या रोल था, एसपी हबीब साहब का क्या रोल था जो कुरान पे हाथ रख के झूठ बोल रहे थे। तो पुलिस का तो बिल्कुल एक फेल्ड रोल रहा है। वजीर आला साहब में अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ के इस चीज को सीरियसली लें तो उनको तो इस्तीफा ले लेना चाहिए आईजी आरिफ साहब से। याद रखिएगा जो वीडियोस वायरल हो रही हैं जिसमें ये टॉर्चर हो रहा है हमारा भाई सलाउद्दीन, ये जो कैमरा फोन वाला पकड़ा हुआ, ये डीएसपी ने पकड़ा है, ये किसी थानेदार ने नहीं पकड़ा। और आज के दिन तक डीएसपी को जो डिसमिस किया हुआ है, इस डीएसपी को तो जेल में होना चाहिए, क्योंकि ये इक्वली इन्वॉल्व है टॉर्चर में। ज़हनी टॉर्चर भी टॉर्चर होता है, फिजिकल टॉर्चर, और इंटरनेशनल लॉ कहता है, लोकल लॉ कहता है, किसी किस्म का टॉर्चर अलाउड ही नहीं। थप्पड़ क्या, फूक भी नहीं आप मार सकते। आप सलाउद्दीन को यह भी नहीं कह सकते कि तुम्हारी मां मर जाएगी अगर तुमने सच ना बोला। आप किसी किस्म का ज़हनी और फिजिकल टॉर्चर नहीं दे सकते। पुलिस ने हर बार इस्तेमाल किया, झूठ बोला कि वो जिंदा लेके गए हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल की वीडियो आ गई। चीफ मिनिस्टर साहब, खाली इनको हाई कोर्ट की इंक्वायरी से काम नहीं चलना, आपको खुद भी डिपार्टमेंटल एडमिनिस्ट्रेटिवली एक्ट करना पड़ेगा। आप एग्जीक्यूटिव हैं, एग्जीक्यूटिव का आप सूबे के बाप हैं, आप सूबे की मां हैं। आप इस तरह करके चुप रख के 5 दिन, जब बात काबू से बाहर हो गई है, जब आपके अपने बैठे हुए सपोर्टर्स वोटर्स आपके खिलाफ एहतजाज अनाउंस कर रहे हैं, तो आपने सोचा कि इतनी सी एक अनाउंसमेंट से काम चल जाएगा। हमें एमएस है जो शेख जायद है, जैसे हम रिपीट कर रहे हैं 3-4 दिन से, आप हमें फैमिली को आके मिलें, गांव में ताज़ियत भी करें। आप आके, आपसे हमारी तवक्को थी, आप तो वसीम अकरम थे, इस तरह तो नहीं आप बच के जा सकते अवाम की अकाउंटेबिलिटी से। बहुत शुक्रिया। हसन इस हवाले से बात कर रहे थे, फैमिली के साथ राब्ते में हैं और कह रहे हैं कि फैमिली के साथ कोई राब्ता नहीं हुआ। वाक़े के बाद भी फैमिली जब कॉल करती थी, पुलिस वाले कॉल नहीं उठाते थे और काट देते थे सलाउद्दीन का नाम सुन के। अब ताज़ा खबर ये सामने आई है कि वज़ीर आला पंजाब ने डीपीओ रहीम यार खान उमर सलामत को उनके ओहदे से हटा दिया है। जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त लिख दी गई है, जुडिशल इंक्वायरी भी हो रही है, मगर सलाउद्दीन का केस कोई वाहिद केस नहीं है। ऐसे अनगिनत वाक़यात हैं। एक पुलिस एहलकार की आज बुजुर्ग खातून से बदतमीज़ी की वीडियो भी सामने आई। इसके अलावा लाहौर में पुलिस के निजी टॉर्चर सेल, पुलिस के तशद्दुद से एक शख्स की मौत की खबर भी सामने आई थी। पुलिस खुद टॉर्चर सेल चला रही थी, मुल्जिमान को तशद्दुद का निशाना बनाती है, उनमें कुछ दम तोड़ जाते हैं तो एहलकारों को मुअत्तल करके इंक्वायरी का कह दिया जाता है और कुछ अरसे बाद मामला रफा दफा हो जाता है। 2 सितंबर को हमारे प्रोग्राम में बात करते हुए जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सारा बिलाल ने कहा कि फैसलाबाद के ज़िले में 6 साल के अरसे में ऐसे 1400 केसेस सामने आए जिसमें मुल्जिमान को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया, मगर किसी भी पुलिस अफसर के खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस नहीं हुए। वही जो इदारा जाती कार्रवाई होती है, मुअत्तल कर दिया, उसके बाद मुअत्तली ख़त्म हो गई, मगर जो क्रिमिनल चार्जेस होते हैं जो कि किसी के मारे जाने पर या तशद्दुद पर होने चाहिए, वो नहीं हुए। हमने एक रिपोर्ट की थी जिसमें हमने सारे ये स्टैटिस्टिक्स टॉर्चर के फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट के कलेक्ट किए थे और हमें कोई 1800 केसेस मिले थे 6 साल के पीरियड के, जिसके अंदर औरतें, बच्चे और आदमी शामिल थे। और ये वो केसेस थे जो कि हुकूमत ने अपने ही कोर्ट ऑर्डर्ड मेडिको लीगल सर्टिफिकेट्स जिनके ऊपर जारी हुए थे, और इनके अंदर से 1400 केसेस में कंफर्म्ड इंस्टेंसेस थी टॉर्चर की, जिसमें शदीद जिनसी तशद्दुद बच्चों, औरतों और आदमियों के साथ हुआ था। जो नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट है वो उन्होंने इस साल मार्च में अपनी फाइंडिंग्स दी थी, जिनमें उन्होंने ये दिखाया था, साबित किया था कि उन 1400 केसेस में से जिनको अब 8 साल गुजर चुके हैं, 2012 तक का हमारा डेटा था, उनमें से
किसी भी पुलिस अफसर के खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस फाइल नहीं किए गए। इस तरह वाक़यात की रोकथाम के लिए ज़रूरी है कि ना सिर्फ ज़रूरी कानून साजी हो बल्कि पुलिस में भी इस्लाहात की जाएँ। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, कुछ अर्सा पहले साहिवाल में पुलिस मुकाबले के मियाँ बीवी और उनकी बेटी की मौत के बाद बहुत शोर उठा था, बहुत ज़्यादा शोर उठा। इंक्वायरी का कहा गया, पुलिस रिफॉर्म्स की बातें हो गई, मगर हुआ क्या? इस वक्त ये केस अदालत में ज़ेर समाअत है और इसमें कोई पेशरफ नहीं हो सकी है और पुलिस के निज़ाम में इस्लाहात भी नहीं हो सकी है। जब यह वाक़या सामने आया तो इसके बाद 1 जनवरी को वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट किया था कि साहिवाल वाक़े पर अवाम में पाए जाने वाले गम और गुस्सा बिल्कुल जायज़ और काबिल फ़हम है। मैं कौम को यकीन दिलाता हूँ कि कतर से वापसी पर ना सिर्फ ये कि इस वाक़े के ज़िम्मेदारों को इबरतनाक सज़ा दी जाएगी, बल्कि मैं पंजाब पुलिस के पूरे ढांचे का जायज़ा लूँगा और इसकी इस्लाह का आगाज़ करूँगा। तो क्या पंजाब पुलिस में इस्लाह शुरू हो गई हैं? पंजाब पुलिस में रिफॉर्म्स का वज़ीर आज़म का वादा पूरा नहीं हुआ है। साबिक आईजी खैबर पख्तूनख्वा नासिर दुरानी की सरबराही में पुलिस रिफॉर्म्स कमेटी बनाई गई थी, यानी ये वाक़या साहिवाल के वाक़े के बाद वज़ीर आज़म ने वादा किया वो नहीं पूरा किया। उससे पहले एक कमेटी बनाई गई थी नासिर दुरानी साहब की सरबराही में, मगर अपनी तैनाती के 20 दिन बाद ही उन्होंने 9 अक्टूबर 2018 को कमेटी की सरबराही से इस्तीफ़ा दे दिया। हालांकि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कामयाबी के बाद अपने पहले ही खिताब में पुलिस में इस्लाहात की बात की थी और उस तकरीर में उन्होंने पंजाब में पुलिस इस्लाहात के लिए साबिक आईजी खैबर पख्तूनख्वा नासिर दुरानी का नाम भी लिया। एक पुलिस के जो आईजी थे जिन्होंने ये सारी रिफॉर्म्स की, उनका नाम था नासिर दुरानी, वो तब आईजी थे। अब मैंने नासिर दुरानी को ये कहा है और वो मान गए हैं कि अब वो पंजाब पुलिस को ठीक करने के लिए उनको हम एडवाइजरी दे रहे हैं पंजाब की कैबिनेट के अंदर, और हम उनको ये रोल दे रहे हैं कि पंजाब की पुलिस को ठीक करें जिस तरह उन्होंने पख्तूनख्वा की पुलिस को ठीक किया था। क्योंकि ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, हम इस वक्त डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं कर सकते सिंध में, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे सिंध गवर्नमेंट के साथ मिलकर कि सिंध की पुलिस को ठीक किया जाए। फिर मरकज़ में पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, पुलिस में मुदाखलत के वाक़यात सामने आने लगे, शिकायतें होने लगी। इस्लामाबाद के आईजी बदले गए, पंजाब के आईजी बदले गए, इस्लाहात तो नहीं हुई। नासिर दुर्रानी साहब मुस्ताफ़ी हो गए। पुलिस में सियासी मुदाखलत की शिकायत की वजह से नासिर दुर्रानी ओहदे से अलग हुए, इस्लाहात नहीं हो सकी। जिन इस्लाहात के लिए लाया गया वो मुस्ताफ़ी हो गए। नासिर दुर्रानी के इस्तीफे के बाद वज़ीर आला पंजाब ने सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में पुलिस रिफॉर्म्स कमेटी बनाई, आईजी पंजाब को उसका रुकन बनाया गया। बाद में पुलिस हुक्काम की तरफ से शिकायत की गई कि पुलिस में इस्लाहात के लिए कमेटी की सरबराही एक ब्रोकरेट को दे दी गई है। इस शिकायत के बाद ये कमेटी भी ख़त्म कर दी गई और फिर एक और कमेटी बनाई गई। जनवरी 2019 में वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुद पंजाब पुलिस में इस्लाहात के लिए तीसरी कमेटी बनाई और उसमें सेक्रेटरी दाखिला और वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान को अहम किरदार दिया गया। इसके अलावा इस कमेटी में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के सेक्रेटरीज को भी शामिल किया गया। साहिवाल वाक़े के बाद ये कमेटी बनाई गई और इस कमेटी को टास्क दिया गया कि वो पुलिस के निज़ाम में इस्लाहात के लिए अपनी तजावीज़ दे। इस कमेटी को बने भी 8 माह हो गए हैं, मगर अब तक ना तजावीज़ सामने आई हैं ना इस्लाहात सामने आई हैं। 3 दिन पहले 2 सितंबर को वज़ीर आज़म इमरान खान ने लाहौर का दौरा किया तो उन्हें वज़ीर आला पंजाब और आईजी पंजाब ने पुलिस में इस्लाहात के हवाले से ब्रीफिंग दी। इसके बाद वज़ीर आला पंजाब ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पुलिस को पब्लिक फ्रेंडली बनाने के लिए, यानी जो उसका एटीट्यूड है, जो रवैया है, वो आवाम से दोस्ताना बनाने के लिए कवानीन में तब्दीलियाँ की जा रही हैं। 70 साल के निज़ाम को अक्सर तब्दील करना मुश्किल काम है, बतदरीज तब्दीली ला रहे हैं, यानी अभी तक कोई मौसर कदम नहीं उठाया जा सका है। इस हवाले से हम बात करेंगे। समाजी कारकुन हैं, साथ में इस ज़रूरत को उन्होंने बहुत अरसा पहले महसूस किया कि तशद्दुद नहीं होना चाहिए। जब बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हों तो तशद्दुद नहीं होना चाहिए, उसके ख़िलाफ़ कैंपेन की, फिर कानून बना, सूबों में भी इम्प्लीमेंट हुआ, फिर पुलिस रिफॉर्म के लिए उन्होंने भरपूर कैंपेन की। पुलिस ऑर्डर 2002 के लिए सिंध गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा कैंपेन की। टॉर्चर के ख़िलाफ़, तशद्दुद के ख़िलाफ़ पुलिस रिफॉर्म के लिए आवाज़ उठाते रहे हैं। समाजी कारकुन शहजाद रॉय हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद रॉय साहब, बहुत शुक्रिया। साहब, ये टॉर्चर, ये मामला ये ना हो, एक वाक़या आता है, शोर मचता है, वज़ीर आज़म वादा करते हैं, वज़ीर आला नोटिस लेते हैं, वाक़या गुजरता है, फिर कोई वाक़या हो जाता है, फिर मीडिया पर शोर मचता है, यही होता रहता है। ये कैसे हो रिफॉर्म्स? आप तो टॉर्चर के ख़िलाफ़, तशद्दुद के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते रहे। देखिए, जब भी कोई माइंडसेट के ख़िलाफ़ लॉ बनता है तो उसको इम्प्लीमेंट कराना बहुत मुश्किल होता है। और इसी तरह से जब भी इस तरह का अनफॉर्चुनेट वाक़या होता है, चाहे वो यूसुफ का हो, चाहे वो ज़ैनब का हो, उसके बाद फिर सिविल सोसाइटी बहुत आवाज़ उठाती है और उसके बाद चीज़ें इम्प्लीमेंट होना शुरू होती है। अब ये समझने की ज़रूरत है कि हमारी सोसाइटी की ना पुलिस आवाम से फ़र्क नहीं है। हमारी सोसाइटी में कहा जाता है हर दफ़ा कि इसको चौक पे लटका दो, इसको उल्टा लटका दो, इसको मारो,
एक छोटा बच्चा इस मुल्क के अंदर जब पैदा होता है तो घर में अपने माँ बाप से पिटता है, स्कूल जाता है तो उस्ताद से पिटता है, सोसाइटी में आता है तो एसएचओ से पिटता है। तो हमने एज सोसाइटी ये सोचा हुआ माइंडसेट है कि जब भी किसी चीज़ को रिजॉल्व करना है तो हम मारेंगे, पिटाई करेंगे। देखिए, ये बात समझने की ज़रूरत है कि पुलिस के पास कोई हक नहीं है मारने का। वो जो भी बयान लेते हैं वो इनएडमिसिबल होता है कोर्ट के सामने, यानी वो मार के बयान ले ही नहीं सकते। ये पीनल कोड में भी है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, तो लॉ तो मौजूद है, फिर कैमरे भी लगे हुए हैं। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना कि अब सिविल सोसाइटी का काम है इस आवाज़ को उठाना और अपने माइंडसेट को चेंज करना। क्योंकि जब हमने कॉर्पोरेट पनिशमेंट का लॉ चेंज कराया था 2012 में, तो मुझे याद है जब हम प्रोग्राम कर रहे थे तो हमने एक CFO को बुलाया था और हमने कहा था कि आप बताएं आपका क्या ख्याल है ये जो टीचर बच्चों को मारते हैं या माँ बाप मारते हैं। उन्होंने कहा कि मेरी पिटाई ना हुई होती तो मैं कभी भी आज CFO ना बनता। तो मैंने कहा फिर तो आपकी पिटाई अभी भी होती रहनी चाहिए ताकि आप MD बन जाएं या बोर्ड मेंबर बन जाए। तो ये मारने का कल्चर जो है ना, ये हमारे अंदर मौजूद है। पब्लिक सेफ्टी कमीशन जो है 2002 पुलिस ऑर्डर में, जिसमें मैं सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ हम सारे पिटिशनर्स गए थे और हम केस जीते हैं वो, और आज पुलिस 2002 वहाँ पर लग रहा है। पब्लिक सेफ्टी कमीशन अगर पुलिस के अंदर आ जाएगा तमाम पाकिस्तान के प्रोविंसेस में, तो उसमें सिविल सोसाइटी की मेजर रिप्रेजेंटेशन होगी। और मेरा नहीं ख्याल कहीं पर भी इस वक्त पब्लिक सेफ्टी कमीशन 2002 के पुलिस ऑर्डर में है जो इम्प्लीमेंट हुई हो। इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। मतलब और ये एक फिर प्रोसेस होगा जब आप कहते हैं कि एक तो माइंडसेट है, तो आपने बच्चों पर तशद्दुद ना हो उसकी कानून साजी तो करा दी, मगर उसको फिर होने में आहिस्ता आहिस्ता के रिपोर्ट हो, वाकया हो, माँ बाप को पता हो कि ये अगर टीचर ने किया है तो कहाँ जाके शिकायत करनी है। तो एक प्रोसेस के तहत फिर होगा। अगर पुलिस के लिए कानून तो मौजूद है और कानून साजी कर दें कि जी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होंगी पुलिस वालों के खिलाफ और सख्त कर दें इसको, मगर एक प्रोसेस होगा, हाईलाइट होते रहे इशूज़, बात होती रहे। तो देखिए, आज जो ये इस यूसुफ को जो जिस तरह से इनको मारा गया है, ये एक इवेंट है अनफॉर्चुनेट जिससे ये रिफॉर्म्स शुरू हो सकते हैं। देखें, जब हमने 2002 का पुलिस ये जो 2012 में हमने कॉर्पोरल पनिशमेंट का लॉ बना था और सेक्शन 89 पर हमने काम किया था, उसमें अब हुआ क्या है, ऐसे थोड़ी हुआ है कि तमाम टीचर्स ने मारना छोड़ दिया स्कूल में। अब होता ही है कि जब भी कोई वीडियो बनती है तो वो फ़ौरन वीडियो शेयर होना शुरू होती है। पहले कानून ये कहता था कि टीचर इज़ अलाउड टू हिट इन गुड फेथ, यानी अच्छे फेथ में बच्चे को मार सकते हैं जब तक खून ना निकले, जब तक उसको जेल नहीं होगी। लेकिन अब क्योंकि ये कानून है कि अगर आपने थप्पड़ भी मारा टीचर को तो सज़ा हो सकती है, तो अब लोग वीडियो शेयर करते हैं और वीडियो शेयर के ज़रिए वो पकड़े जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि टीचर से मारना छोड़ दिया। ये जो यूसुफ का वाक़या हुआ है, ये मज़ीद लोगों को शेयर करना चाहिए। विक्टिम्स जो होते हैं उनको शेयर करना चाहिए, जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं वो शेयर करना शुरू करें, ताकि पुलिस पर प्रेशर बिल्ट होगा। और ये प्रेशर बिल्ड होने से ऐसे नहीं होगा कि वो मारना छोड़ देंगे, बट बहुत डरना शुरू होंगे, अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस शुरू होगा। ये सिर्फ डिबेट से, बिकॉज ये एक माइंडसेट है सोसाइटी का। तो अब ये जो आप प्रोग्राम आज कर रहे हैं, इस डिबेट से असल में पुलिस डरना शुरू होगी कि अगर हमने मारा, कोई वीडियो बन गई, ये शेयर हो गई, तो फिर इस पर अकाउंटेबिलिटी होगी। ये इसी तरीके से होगा। ये सोशल री इंजीनियरिंग का एक प्रोसेस है और ये सिर्फ लॉ मेकिंग से नहीं होगा, ये सोसाइटी की इंटरवेंशन से अब होगा, खास तौर पे मीडिया की इंटरवेंशन से। बहुत शुक्रिया। समाजी कारकुन शहजाद रॉय हमारे साथ सलाउद्दीन के वाक़े के बात कर रहे हैं। जिस तरीके से हाईलाइट हो रहा है, पुलिस पर उसी तरह प्रेशर पड़ेगा, मगर वाक़यात बहुत हाईलाइट हुए हैं, हाईलाइट होते हैं। जैसे ही मीडिया आगे बढ़ता है अपने न्यूज़ साइकिल से, तो हुकूमत भी आगे बढ़ जाती है, पुलिस भी आगे बढ़ जाती है, फिर वाक़या हो जाता है, फिर मीडिया पर आ जाता है और फिर इसी साइकिल में चलते रहते हैं। तो वाक़यात, न्यूज़ साइकिल और जो न्यूज़ लाइफ है किसी भी वाक़े की, उस हिसाब से नहीं होने चाहिए। पक्के रिफॉर्म्स होने चाहिए और उम्मीद करते हैं कि इससे दबाव भी पड़े और हुकूमतों पर इतना दबाव पड़े कि वो रिफॉर्म्स करने पर मजबूर हों। एक वज़ीर आज़म ट्वीट कर दें, उसके बाद वज़ीर आज़म भूल जाएं, एक वज़ीर आला ऐलान कर दें, वो भूल जाएं, किसी भी सूबे के वज़ीर आला। तो इस तरीके से काम नहीं चलेगा, वरना सलाउद्दीन जैसे और भी वाक़यात होते रहेंगे। सोसाइटी की जिम्मेदारी है। आज एक और भी वीडियो आई जो एक खातून ने बनाई, जब एक पुलिस एहलकार एक बुज़ुर्ग खातून से बदतमीज़ी कर रहे थे और उन्हें फिर गिरफ़्तार किया गया, एक्शन उनके ख़िलाफ़ लिया गया। मगर अगर वीडियो ना बनती तो ये बदतमीज़ी होती रहती, ऐसी बहुत सारी बदतमीज़ियाँ होती रहती होंगी। फिर एक और वीडियो आई जिसमें बाकायदा तौर पर ख़वातीन के ऊपर हाथ उठाया गया था, उसका भी कहा गया कि एक्शन लिया गया है। तो वीडियो आ जाए, कोई नोटिस कर ले, या फिर एक जनरल ट्रेनिंग की ज़रूरत है कि पुलिस एहलकार को पता हो कि उसने शहरियों से कैसे बात करनी है, कैसे दोस्ताना रवैया रखना है, कैसे उनको एहतराम देना है और कैसे उन्हें नहीं मारना है, उन पर हाथ नहीं उठाना है। तो हमें एक ब्रेक शामिल करते हैं, मैं खबर बात करते हैं।
नैब कवानीन में इस्लाहात की कोशिशें हो रही हैं, क्योंकि सिर्फ ओपोजिशन को नहीं, खुद हुकूमत को भी नैब से शिकायत हैं। सरमायादार ब्यूरोक्रेसी भी नैब से खुश नहीं है और अदलिया भी मुसलसल नैब की कारकर्दगी पर सवालात उठाती रही है। नैब सिंध में ज़ेर इल्तवा इंक्वायरी से मुतालिक रिपोर्ट पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अहमद अली शेख ने आज सख्त रिमार्क्स दिए और तमाम इंक्वायरीज मुकम्मल करने के लिए 2 महीने की डेडलाइन दे दी। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने आज नैब के ज़ेर इल्तवा इंक्वायरीज के मामले पर मुख्तलिफ दरख्वास्तों की समाअत की। समाअत के आगाज़ पर नैब की जानिब से ज़ेर इल्तवा इंक्वायरीज से मुतालिक रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट में बताया गया कि नैब सिंध में 14 साल से अब तक 155 इंक्वायरीज ज़ेर इल्तवा हैं। सिर्फ कराची में अरबों रुपए करप्शन की 97 इंक्वायरीज नताइज की मुंतज़िर हैं। नैब की इस कारकर्दगी पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने बरहमी का इजहार किया। उन्होंने रिमार्क्स देते हुए पूछा कि क्या नैब अपनी कारकर्दगी से मुतमईन है? इस तरह तो काम नहीं चलेगा, हम चेयरमैन नैब को ही समन जारी कर देते हैं। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने डीजी ऑपरेशंस नैब को मुखातिब करते हुए कहा कि आपके खिलाफ 14 साल तक इंक्वायरी ज़ेरे इल्तवा रहे तो आप तंग आकर मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। इस मौके पर डीजी ऑपरेशंस नैब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बाज़ इंक्वायरीज अदालतों के हुक्म इम्तना की वजह से ज़ेरे इल्तवा हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि लगता है नैब टैक्स ऑर्डिनेंस में तरमीम का इंतज़ार कर रहा है। टैक्स ऑर्डिनेंस में तरमीम से मामला FBR को चला जाएगा, फिर सबकी मौजां। इस मौके पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने नैब को 14 साल से ज़ेर इल्तवा इंक्वायरीज को 2 माह में निपटाने का हुक्म देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट इससे पहले भी नैब की कारकर्दगी पर बरहमी का इजहार कर चुके हैं। 2 मई को भी एक केस की समाअत के मौके पर उन्होंने रिमार्क्स दिए थे कि बस बहुत हो गया, नैब की कारकर्दगी से तंग आ गए हैं। अहम बात यह है कि आज सिंध हाई कोर्ट ने तो नैब पर बरहमी जाहिर की। एहतसाब अदालत कराची में भी लाहौर से गिरफ्तार किए गए मुलजिम इकबाल जेड अहमद को कराची की अदालत में पेश करने पर नैब पर सवालात उठे और अदालत ने राहदारी रिमांड लेकर कराची लाए गए मुलजिम का जिस्मानी रिमांड देने से इनकार कर दिया। आज कराची की एहतसाब अदालत की एडमिनिस्ट्रेटिव जज शहरबानो करीम के सामने नैब की जानिब से मुलजिम इकबाल जेड अहमद को जिस्मानी रिमांड के लिए पेश किया गया। इस मौके पर नैब की जानिब से मुश्तबा बैंक ट्रांजेक्शन्स पर मुलजिम का जिस्मानी रिमांड देने की दरख्वास्त की गई, लेकिन एहतसाब अदालत की जज ने जिस्मानी रिमांड देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी और तहरीरी फैसले में लिखा कि मुलजिम के लाहौर के अकाउंट्स में होने वाली मुश्तबा ट्रांजेक्शन्स का तो बता दिया गया है, मगर मुलजिम के कराची के अकाउंट्स में होने वाली मुश्तबा ट्रांजेक्शन्स का नहीं बताया गया है। अदालती फैसले के मुताबिक इकबाल जेड अहमद से मुतालिक ये भी कहा गया कि वो JJVL के चीफ एग्जीक्यूटिव थे, लेकिन ये भी कराची में नहीं नवाबशाह में है। अदालत ने फैसले के आखिर में लिखा कि नैब के तफ्तीशी अफसर अदालत को उसके दायरा इख्तियार के हवाले से मुतमईन करने में नाकाम रहे हैं, इसलिए नैब को हिदायत की जाती है कि मुलजिम को उस अदालत में पेश किया जाए जिसका दायरा इख्तियार बनता है। अब अहम बात यह है कि नैब कराची की टीम ने गुज़िश्ता रोज़ इकबाल जेड अहमद को लाहौर से मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया था और जिस्मानी रिमांड लेने के लिए कराची की एहतसाब अदालत में वहां लाकर पेश किया, मगर नैब अदालत को मुतमईन नहीं कर सकी और फिर अदालत ने अपने दायरा इख्तियार का सवाल उठाया और पूछते रहे कि कैसे दायरा इख्तियार बनता है, मगर नैब अदालत को मुतमईन नहीं कर सकी। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। अफगानिस्तान में एक अजीब सूरत हाल है। एक तरफ अमन के लिए मुज़ाकरात हतमी मरहले में है, तालिबान कह रहे हैं कि वह हतमी मरहले में है, अमरीका कह रहा है कि वह हतमी मरहले में है, मुज़ाकरात जारी हैं। खबर आती है कि 98% मामला तय पा गए हैं, मगर मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये दावे हो रहे हैं, साथ में हमले भी हो रहे हैं। अमन की बात भी हो रही है, साथ ही खून भी बह रहा है। अफगान दारुल हुकूमत काबुल में आज होने वाले खुदकश हमले में 10 अफराद हलाक और 40 जख्मी हो गए। हलाक होने वालों में अमरीकी फौजी भी शामिल हैं। अफगान हुकाम के मुताबिक अफगान इंटेलिजेंस एजेंसी NDS की इमारत में दाखिल होने वाले गैर मुल्की फौजी काफिले को निशाना बनाया गया। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक तालिबान ने हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। अहम बात यह है कि तालिबान की जानिब से मुज़ाकरात के दौरान की गई ये पहली कार्रवाई नहीं है। वो हमले कर रहे हैं, जिम्मेदारियां भी कबूल कर रहे हैं, साथ में ये भी कह रहे हैं कि मुज़ाकरात कामयाबी से आगे बढ़ रहे हैं। इससे पहले 2 सितंबर को भी काबुल में आलमी इदारों के ज़ेर इस्तेमाल कंपाउंड पर खुदकश हमले में 16 अफराद मारे गए थे। तालिबान ने इस हमले की भी जिम्मेदारी कबूल की थी। अब एक तरफ तालिबान और अमरीका के दरमियान अमन मुआहदे को हतमी शक्ल दी जा रही है। अफगानिस्तान के लिए अमरीका के खुसूसी नुमाइंदे ज़ल्मे खलीलजाद और सीनियर तालिबान रहनुमाओं के दरमियान मुज़ाकरात के 9 दौर हो चुके हैं। फिर मुआहदे के मुसव्वदे पर इत्तफाक की खबरें सामने आ चुकी हैं। अगर अमन मुआहदा कामयाबी से तय पाता है तो अफगानिस्तान से गैर मुल्की फ़ौजें निकल जाएंगी। इसके बदले में अफगान तालिबान अफगानिस्तान की सरजमीन बैरून मुल्क हमलों के लिए इस्तेमाल ना होने के वादे पर अमल करेंगे मुआहदे के मुताबिक। मगर दूसरी जानिब जब मुज़ाकरात अहम मोड़ पर हैं,
तालिबान के हमले जारी हैं, अफगान हुकूमत ने अमन मुआहदे पर तशवीश का इजहार कर दिया है। अफगानिस्तान के नायब सदर की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि तालिबान के लिए इस्लामी इमारात का लफ्ज़ इस्तेमाल करना उनकी हुकूमत को उन्हें हुकूमत तस्लीम करना है जो अफगानिस्तान के अवाम को किसी सूरत कबूल नहीं है। यह अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी के खिलाफ और गैर आइनी कदम है। किसी को यह हक हासिल नहीं है कि वो हमारी खुद मुख्तारी चैलेंज करे। बयान में मजीद कहा गया है कि उन्हें अमन चाहिए, लेकिन ऐसा अमन चाहिए जिसमें जमहूरियत को कोई ख़तरा ना हो। इसके अलावा अमरीकी मैगजीन टाइम की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने तालिबान से होने वाले मुआहदे पर दस्तखत करने से इनकार किया है, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि ऐसे मुआहदे पर दस्तखत करें जो तालिबान को एक हुकूमत के तौर पर तस्लीम कर ले। अफगानिस्तान के लिए अमरीका के खुसूसी नुमाइंदे ज़ल्मे खलीलजाद काबुल में ही हैं और वो अफगान हुकूमत को मुमकिना अमन मुआहदे से आगाह कर रहे हैं और उनकी अफगान सदर से 2 मुलाकातें भी हो चुकी हैं। इसके बाद खबरें हैं कि वो पाकिस्तान भी आएंगे। बहरहाल ये सारा मामला आगे बढ़ भी रहा है और फिर बढ़ते बढ़ते अचानक ये ऐसे वाक़यात भी हो रहे हैं जो सवालात उठा रहे हैं। सीनियर सहाफ़ी रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई हमारे साथ मौजूद हैं। यूसुफ़ज़ई साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत करीब से जानते हैं इन मामला। खबरें 98% मामला तय पा गए हैं। तालिबान के तर्जुमान कहते हैं अमेरिका की तरफ से मजबूत खबरें आती हैं, फिर ये हमला होता है और 2 नेटो के सोल्जर्स मारे जाते हैं, तालिबान जिम्मेदारी कबूल करते हैं। एग्जैक्टली क्या हो रहा है? देखें, ये तो बिल्कुल वाज़ेह था कि ये मुज़ाकरात बड़े मुश्किल होंगे। ये मुआहदा जो होगा शायद हो या ना हो, और फिर अगर मुआहदा हो भी जाएगा तो क्या अफ़गानिस्तान में अमन कायम हो जाएगा, मुआहदे के ऊपर अमल दरामद हो जाएगा? ये सारे सवालात तो सबके जहन में थे। आप देखें ना, पिछले साल जुलाई से ये मुज़ाकरात शुरू हुए। स्टेट डिपार्टमेंट की एलिस वेल्स ने पहले मुज़ाकरात किए, फिर सितंबर में ज़ल्मे खलीलजाद ने मुज़ाकरात शुरू किए। 9 दौर हो चुके हैं। इतने लंबे मुज़ाकरात कभी अफ़गानिस्तान के हवाले से नहीं हुए। अब मुज़ाकरात में पेशरफ्त तो हुई है, दोनों फरीक कह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि मुआहदा बस होने वाला है, लेकिन अफ़गान हुकूमत से मशवरा अमेरिका के लिए बहुत ज़रूरी था। उनसे मशवरा किया गया, उनको दिखाया गया ड्राफ्ट जो मुआहदे का है। अब वो इसके ऊपर एतराज़ करेंगे और वो एतराज़ करेंगे क्योंकि वो इन मुज़ाकरात में शामिल नहीं थे और वो समझते हैं कि उनको अमेरिका ने भी मुज़ाकरात में शामिल करवाने के लिए भरपूर कोशिश नहीं की। अभी अमेरिका के अंदर भी लगता है कि इत्तेफाक राय नहीं है। ट्रम्प, वाइट हाउस वो तो चाहते हैं कि हो जाए, लेकिन मेरे ख़्याल में जो पेंटागन है, जो उनकी दिफा की वजारत है, वो शायद इसकी इतने हक़ में नहीं है। फिर स्टेट डिपार्टमेंट, माइक पोम्पियो के बारे में ये ख़बरें आ रही हैं कि शायद वो दस्तखत नहीं करना चाह रहे। तो ये मामलात आसान नहीं है। फिर ये भी कहा गया कि तालिबान में धड़ेबंदी है, तालिबान कुछ लोग शायद न माने। तो ये सारे चीज़ें सबके सामने थी। उसके बावजूद मेरे ख़्याल में ये बड़ी हैरान कुन बात है कि मुज़ाकरात भी हुए, पेशरफ्त भी हुई और मुआहदा भी होने वाला है। लेकिन जो अगला चैलेंज होगा वो मुआहदे के ऊपर अमल दरामद करवाना होगा। और जो अगला मरहला है कि तालिबान फिर अफ़गानों से बात करें, चाहे वो हुकूमत में शामिल हैं या अपोजिशन में हैं, उनसे बात करें और अफ़गानिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में फ़ैसले करें। मगर अभी इस वक्त जो तालिबान जिनसे बात कर रहे हैं उन्हीं पर हमला करके उसकी जिम्मेदारी क्लेम कर रहे हैं, तो कोई मैसेजिंग है, कोई बारगेनिंग है या धड़ेबंदी है, क्या है ये? तो क्या, पहली बात तो ये है कि अभी तक कोई जंगबंदी नहीं हुई। जब तक बाज़ाब्ता जंगबंदी नहीं होगी इस तरह के हमले होंगे। न सिर्फ तालिबान करेंगे बल्कि दाइश वाले भी करेंगे ताकि मुआहदा नाकाम हो जाए और उसके बारे में गैर यकीनी फ़ज़ा पैदा हो जाए। दूसरी बात यह है कि आपने देखा पिछले दिनों सदर ट्रंप ने एक बयान दिया था कि मुआहदा होने के बाद भी वो 8,600 फ़ौजियों को अफ़गानिस्तान में रखेंगे, यानी 5,400 निकाल लेंगे जो अमरीकी फ़ौजी हैं। इसके अलावा भी आपको पता है कि नेटो के मुल्कों की फ़ौज है, तकरीबन 30,000 गैर मुल्की फ़ौज है, उनके बारे में कोई बात वाज़ेह नहीं है। फिर जब तालिबान ने यह बयान सुना कि ट्रंप कह रहे हैं कि जब मुआहदे के बाद भी वो पूरी तरह अफ़गानिस्तान से इनखला नहीं करेंगे, तो मेरे ख़्याल में तालिबान ने फ़ौजी दबाव बढ़ाने के लिए कुंदूज़ के ऊपर, पुल खुमरी के ऊपर हमला किया। काबुल में 2-3 बड़े बड़े हमले हुए, आज 2 खुदकुश हमले हुए, एक काबुल में, एक लोगर में। तो इसका मतलब ये है कि तालिबान दबाव बढ़ा रहे हैं, ये पैगाम दे रहे हैं
कि अगर आप अपनी फ़ौज को रखेंगे मुआहदे के बाद भी तो फिर ये हाल होगा। तो ये अमेरिका की तरफ से भी एक दबाव है तालिबान के ऊपर कि आप अगर अफ़गान हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, जंगबंदी नहीं करेंगे, वायलेंस कम नहीं होगा तो फिर मुआहदा शायद ना हो या इसके ऊपर अमल दरामद ना हो। तो ये मेरे ख़्याल में चूँकि एतमाद का फुकदान है, अभी मुआहदा नहीं हुआ, उसके ऊपर अमल दरामद के बारे में कई सवालात हैं। अफ़गान हुकूमत की अपनी फ़ौज है, हुकूमत है, वो इंतखाबात भी करवाने जा रहे हैं 28 सितंबर को, तो ज़ाहिर है वो भी इस मुआहदे को पूरी तरह इस तरह नहीं मानेंगे और ये एक बड़ा चैलेंज होगा कि ये मुआहदा हो जाए और इसके ऊपर अमल दरामद भी शुरू हो जाए। बहुत शुक्रिया इमरान यूसुफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब देखते हैं कि ज़ुल्म खलीलज़ाद किस हद तक कामयाब होते हैं, अमेरिका और तालिबान के मुज़ाकरात किस हद तक कामयाब होते हैं, अमन किस हद तक आता है। ज़्यादा टाइम नहीं है इस बात में कि मुज़ाकरात का जो हतमी नतीजा है वो सामने आ जाएगा कि वो कामयाब हुए या नहीं हुए। आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। मुझे तो आप जानते ही होंगे, मेरा नाम है मिस्टर जीम। अरे अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया? अरे भाई फौरन सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट मिलती रहे।